हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल समथिंग न्यू इन एजुकेशन पर। एनसीईआरटी सीरीज में आज हम देखने वाले हैं क्लास 7th की एनसीईआरटी साइंस चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है पादपों में पोषण। इस चैप्टर के अंदर हम देखेंगे पादपों में पोषण की विधि क्या है और प्रकाश संश्लेषण जैसे कि प्रकाश संश्लेषण विधि और अन्य विधियों के बारे में भी जानेंगे। मृत जीवी क्या होते हैं इसके बारे में जानेंगे। मृदा में पोषकों की पुनः पूर्ति किस प्रकार होती है इसको देखेंगे और चैप्टर के एंड में हम जानेंगे कि हमने चैप्टर में क्या सीखा। चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर फर्स्ट है हमारा पादपों में पोषण। कक्षा 6 में आप पढ़ चुके हैं कि सभी जीवों के लिए भोजन आवश्यक है। आप यह भी पढ़ चुके हैं कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन एवं खनिज भोजन के घटक हैं। भोजन के घटक के रूप में आप इनको देख सकते हैं। भोजन के ये घटक हमारे शरीर के लिए आवश्यक हैं तथा इन्हें पोषक कहते हैं। इन घटक को क्या कहते हैं? पोषक कहते हैं, जो हमें पोषण प्रदान करते हैं। पोषक क्या होते हैं? जो हमें पोषण प्रदान करते हैं। सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। पादप अर्थात पौधे स्वयं के लिए भोजन बना सकते हैं, परंतु मानव सहित कोई भी प्राणी अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता। वे पादपों अथवा पादपों का आहार ग्रहण करने वाले जंतुओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। अतः मानव तथा अन्य प्राणी प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से पादपों पर निर्भर करते हैं। यहाँ बुझो जानना चाहता है कि पादप अपना भोजन किस प्रकार बनाते हैं। आइए देखते हैं पादपों में पोषण की विधि क्या है। केवल पादप ही ऐसे जीव हैं जो जल, कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2 एवं खनिज की सहायता से अपना भोजन बना सकते हैं। ये सभी पदार्थ उनके परिवेश में उपलब्ध हैं। पोषक पदार्थ सजीवों की शारीरिक संरचना, वृद्धि तथा क्षतिग्रस्त भागों के रखरखाव के लिए समर्थ बनाते हैं तथा विभिन्न जैव प्रक्रमों के लिए आवश्यक ऊर्जा भी प्रदान करते हैं। सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं इसके उपयोग की विधि को पोषण कहते हैं। मतलब भोजन ग्रहण करने और उसके उपयोग करने की विधि को क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। हमने ऊपर देखा जो खाद्य घटक थे जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, ये सब क्या थे? भोजन के घटक थे और इन्हें हम क्या कह रहे थे? पोषक कह रहे थे। पोषक क्या होते हैं? जो हमें पोषण प्रदान करते हैं। और भोजन को ग्रहण करना तथा उसे उपयोग करना हमारे शरीर की कोशिकाओं द्वारा, अंगों द्वारा, उसके द्वारा उत्पन्न ऊर्जा का प्रयोग करना पोषण कहलाता है। पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं स्वपोषण कहलाती है। मतलब पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन खुद बनाते हैं, स्वयं बना रहे हैं, उसको क्या कह रहे हैं? स्वपोषण कह रहे हैं। ऐसे पादपों को स्वपोषी कहते हैं और जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? स्वपोषी कहते हैं। हमने देखा कि पादप अपना भोजन खुद बना रहे हैं, स्वयं बना रहे हैं, तो ऐसे पादपों को क्या कहेंगे? स्वपोषी। जंतु एवं अधिकतर अन्य जीव पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं, उन्हें विषमपोषी कहते हैं, क्योंकि वो अपना भोजन खुद ना बनाकर पौधों द्वारा बनाए गए भोजन को ग्रहण करते हैं। आगे देखते हैं। पहेली जानना चाहती है कि पादपों की तरह हमारा शरीर भी कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं खनिज से अपना भोजन स्वयं क्यों नहीं बना सकता। आइए देखते हैं। अब हम पूछ सकते हैं कि पादपों की खाद्य फैक्ट्रियां कहाँ स्थित है? क्या भोजन पादप के सभी भागों में निर्मित होता है अथवा केवल कुछ विशेष भागों में होता है? पादप अपने परिवेश से कच्ची सामग्री जैसे कि खनिज, जल और कार्बन डाइऑक्साइड कैसे प्राप्त करते हैं? खाद्य फैक्ट्रियों तक उनका स्थानांतरण किस प्रकार होता है? मतलब पौधों के वो भाग जो भोजन बनाते हैं वहां तक ये कच्ची सामग्री कैसे जाती है जिससे वो भोजन बना पाते हैं। देखते हैं प्रकाश संश्लेषण। पादपों में खाद्य संश्लेषण का प्रक्रम, जिस विधि से वो अपने अंदर भोजन बनाते हैं उसे क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण एक विधि है। देखते हैं। पत्तियां पादप की खाद्य फैक्ट्रियां हैं। मतलब पौधों में भोजन मेजरली कहाँ बनता है? पत्तियों में बनता है।
अतः सभी कच्चे पदार्थ पत्तियों तक पहुँचने चाहिए, तभी तो वो भोजन बना पाएगी। मृदा में उपस्थित मतलब मिट्टी में उपस्थित जल एवं खनिज जल एवं खनिज जो है जड़ अर्थात मूल द्वारा अवशोषित किए जाते हैं तथा उन्हें तने के माध्यम से पत्तियों तक पहुँचाए जाते हैं। यहाँ पे बूझो जानना चाहता है कि जड़ द्वारा अवशोषित जल एवं खनिज पत्ती तक किस प्रकार पहुँचते हैं। हम आगे जानेंगे। कुछ ऊतक होते हैं पौधों में, कुछ खास ऊतक होते, कुछ विशिष्ट ऊतक होते हैं जो इन कार्यों को संपन्न करते हैं। पत्ती की सतह पर उपस्थित सूक्ष्म रंध्र मतलब छोटे छोटे छिद्र होते हैं पत्तियों की सतह पर, जिन्हें स्टोमेटा हम कहते हैं, द्वारा वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेश करती है। मतलब पत्तियों को कार्बन डाइऑक्साइड कैसे मिलता है? पत्तियों पर उपस्थित रंध्रों द्वारा। यहाँ कोशिकाएं क्या होती, इसको जरा देख लेते हैं। आपने देखा है कि इमारतें ईंटों से बनती हैं, इसी प्रकार सजीवों का शरीर सूक्ष्म इकाइयों से बनता है जो कोशिका कहलाती है। मतलब जैसे कि इमारतों की सबसे छोटी संरचनात्मक इकाई ईंट है, उसी तरीके से हम सजीवों की संरचनात्मक सबसे छोटी इकाई क्या है? कोशिका है। कोशिकाओं को सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा जा सकता है। कुछ जीव मात्र एक कोशिका के बने होते हैं। कोशिका एक पतली बाह्य संरचना द्वारा घिरी होती है जिसे कोशिका झिल्ली कहते हैं। मतलब कोशिका एक बाह्य संरचना द्वारा, बाह्य आकृति द्वारा ढकी रहती है, उसे क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली। इसमें केंद्र में स्थित एक सुस्पष्ट संरचना भी होती है जो केंद्रक कहलाती है। कोशिका के केंद्र में एक स्पष्ट संरचना होती है जिसे हम क्या कहते हैं? केंद्रक कहते हैं। केंद्रक चारों ओर से जेली के समान एक पदार्थ से घिरा होता है जिसे हम कोशिका द्रव्य कहते हैं। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि कोशिका की खोज किसने की थी, तो 1665 यानी 1665 में रॉबर्ट हुक ने की थी। किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने की थी। 1665 में कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। आगे देखते हैं। यह रंध्र जो हमने पत्तियों पर छोटे छोटे छिद्र देखे थे उनकी बात कह रहे हैं। यह रंध्र द्वार कोशिकाओं द्वारा घिरे होते हैं। ऐसे छिद्रों को रंध्र कहते हैं। मतलब इनको दो कोशिकाएं होती हैं जिन्हें घेरे रहते हैं। इन छिद्रों को दो द्वार कोशिकाएं द्वारा ये छिद्र घिरे रहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? रंध्र कहते हैं। जल एवं खनिज वाहिकाओं द्वारा पत्तियों तक पहुँचाए जाते हैं। जल एवं खनिज किसके द्वारा पहुँचाए जाते हैं? वाहिकाओं द्वारा। आगे हम देखेंगे। जाइलम नामक एक ऊतक होता है जिसके द्वारा जल ऊपर पहुँचाया जाता है पत्तियों तक। ये वाहिकाएं नली के समान होती हैं तथा जड़, तना, शाखाओं एवं पत्तियों तक फैली होती हैं। पोषकों को पत्तियों तक पहुँचाने के लिए ये वाहिकाएं एक सतत मार्ग बनाती हैं। पादपों में पदार्थों के परिवहन के विषय में आप अध्याय 7 में पढ़ेंगे, अध्याय 7 में पढ़ेंगे। अब देखते हैं। पहेली जानना चाहती है कि पत्तियों में ऐसी क्या विशेषता है कि वे खाद्य पदार्थों का संश्लेषण कर सकती हैं परंतु पादप के दूसरे भाग नहीं है। मतलब पत्तियों में क्या ऐसी विशेषता है कि वही भोजन बना सकती हैं, पौधों के दूसरे भाग क्यों नहीं बना सकते? आइए उसका उत्तर देखते हैं। पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश में अर्थात सौर प्रकाश की ऊर्जा का संग्रहण मतलब एकत्रित करता है, करने में पत्ती की सहायता करता है। इस ऊर्जा का उपयोग जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड से खाद्य संश्लेषण में होता है। मतलब पत्तियों में क्लोरोफिल होता है जो कि सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए सहायक है, इसीलिए पत्तियां ही भोजन बना पाती हैं। आगे देखते हैं। क्योंकि खाद्य संश्लेषण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है, जैसे कि आप यहाँ इक्वेशन देख रहे हैं, दिखाया गया है, वो इसका पार्ट है, इसलिए इसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। क्योंकि प्रकाश की उपस्थिति में हो रहा है ये प्रक्रिया, इसीलिए इसे क्या कह रहे हैं? प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। अतः हमने देखा कि क्लोरोफिल सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। इस पृथ्वी पर यह एक अद्वितीय प्रक्रम है। पत्तियों द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है, इकट्ठी की जाती है।
तथा पादप में खाद्य के रूप में संचित हो जाती है। अतः सभी जीवों के लिए सूर्य ऊर्जा का चरम स्रोत है। मतलब अगर मूल रूप से देखा जाए तो ऊर्जा किससे प्राप्त हो रही है? सूर्य से। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो क्या होगा? प्रकाश संश्लेषण न होने की स्थिति में खाद्य उपलब्ध नहीं होगा। सभी जीवों का अस्तित्व प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से मतलब सामने से या बिना सामने से पदार्थों द्वारा निर्मित भोजन पर निर्भर करता है। आप देखेंगे हम सूर्य के प्रकाश द्वारा निर्मित भोजन पर ही निर्भर करते हैं तो हम तो प्रभावित होंगे ही। इसके अतिरिक्त सभी जीवों के लिए परम आवश्यक ऑक्सीजन भी प्रकाश संश्लेषण के दौरान निर्मित होती है। प्रकाश संश्लेषण की अनुपस्थिति में पृथ्वी पर जीवन की कल्पना संभव नहीं। खाना तो नहीं मिलेगा, हम सांस भी नहीं ले पाएंगे। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पत्ती की क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं, जैसा कि फिगर 1.2 में दिखाया गया, आपको यहाँ देख सकते हैं, ये फिगर है फिगर 1.2, इसकी बात कह रहे हैं। ये आप इस रंध्र यानी छिद्र बताया गया और ये द्वार कोशिकाएं बताई गई हैं। द्वार कोशिकाएं कैसे कार्य करती हैं आप यहाँ देख सकते हैं। थोड़ी सी खुलती हैं फिर बंद हो जाती हैं, ये देखिए फिर बंद हो जा रही हैं। क्लोरोफिल दिखाया गया आपको किस प्रकार से उनमें होता है। आगे देखते हैं। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल से कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करती हैं, जैसा कि फिगर 1.3 में आपको नीचे दिखाया गया है। इस प्रक्रम को निम्न समीकरण द्वारा दर्शाया जा सकता है। ये इक्वेशन दिया गया है, आपको समीकरण दिया गया है। कार्बन डाइऑक्साइड और जल मिलकर सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन बनाती हैं। मतलब अभिकारक के रूप में हम कार्बन डाइऑक्साइड और जल का यूज कर रहे हैं और उपस्थिति किसकी रख रहे हैं? सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल की। प्रोडक्ट के रूप में हमें कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन प्राप्त हो रहा है। इस प्रक्रम में ऑक्सीजन निर्मुक्त होती है, मतलब ऑक्सीजन निकलती है। कार्बोहाइड्रेट अंततः पत्तियों में मंड अर्थात स्टार्च के रूप में संचित हो जाता है। बूझो क्या जानना चाह रहे हैं, पहले यहाँ देख लेते हैं। पत्ती में स्टार्च की उपस्थिति प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम का संपन्न होना दर्शाता है। स्टार्च भी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। यहाँ पे जो ऊपर फिगर 1.3 की बात की गई थी, प्रकाश संश्लेषण दर्शाने के लिए व्यवस्था दी गई है। पत्तियों में क्लोरोफिल दिखाया गया है। जल से खनिज, जल एवं खनिज किस तरीके से जड़ अवशोषित करके पादपों तक पहुँचाते हैं, पत्तियों तक, वो दिखाया गया है। कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करना और ऑक्सीजन का निर्मुक्त होना दिखाया गया है। आगे देखते हैं। बूझो क्या जानना चाहते हैं। बूझो ने देखा कि कुछ पादप की पत्तियां गहरी लाल, बैंगनी अथवा भूरे रंग की होती हैं। वह जानना चाहता है कि क्या इन पत्तियों में भी प्रकाश संश्लेषण होता है। मतलब जनरली तो हम हरी पत्तियां देखते हैं, लेकिन इन रंगों की जैसे कि लाल, बैंगनी और भूरे रंग की पत्तियों में भी क्या प्रकाश संश्लेषण होता है? पत्तियों की, यहाँ बॉक्स में कुछ दिया गया, इसको देख लेते हैं। पत्तियों के अतिरिक्त पादपों के दूसरे हरे भागों जैसे कि हरे तने एवं हरी शाखाओं में भी प्रकाश संश्लेषण होता है। मरुस्थलीय पादपों में वाष्पोत्सर्जन यानी जल की हानि, जो स्टोमेटा यानी इस छिद्र के द्वारा, रंध्र छिद्र के द्वारा जल की हानि होती है, को कम करने के लिए पत्तियां सल्क अथवा सूल रूप हो जाती हैं। मतलब कांटे के रूप में हो जाती हैं वहाँ की पत्तियां। मरुस्थलीय पादपों की मतलब रेगिस्तानों में जो पादप पाए जाते हैं जहाँ जल कम होता है। इन पादपों के तने हरे होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण का कार्य करते हैं। यहाँ एक्टिविटी 1.1 दी गई है, यानी क्रियाकलाप 1.1 दिया गया है। इसको देखते हैं। एक ही प्रकार के पादपों के 2 गमले लीजिए। एक को अंधकार अथवा काले बक्से में 72 घंटों के लिए रखिए तथा दूसरे को सूर्य के प्रकाश में रखिए, यानी 3 दिनों के लिए। दोनों पादपों की पत्तियों में आयोडीन परीक्षण उसी प्रकार कीजिए जैसे आपने कक्षा 6 में किया था। अपने अवलोकनों को नोट कीजिए। अब उस गमले को जिसे आपने अंधकार में रखा था 3 से 4 दिनों के लिए सूर्य के प्रकाश में रख दीजिए तथा पुनः इसकी पत्तियों पर आयोडीन परीक्षण कीजिए। अपने प्रेक्षण अपनी पुस्तक में लिखें। हरी पत्तियों के अतिरिक्त अन्य वर्ण रंग की पत्तियों में भी क्लोरोफिल होता है। जो ऊपर क्वेश्चन बूझो ने किया था कि क्या इन रंगों में भी
इन रंगों की पत्तियों में भी प्रकाश संश्लेषण होता है, तो इन्होंने कहा उनमें क्लोरोफिल होता है, परंतु इन पत्तियों में उपस्थित लाल, भूरे अथवा अन्य वर्णक क्लोरोफिल के हरे रंग का प्रच्छादन कर देते हैं, मतलब उसे ढक देते हैं, अर्थात ढक लेते हैं, जैसा कि फिगर 1.4 में आपको दिखाया गया है, नीचे दिया गया है। इन पत्तियों में भी प्रकाश संश्लेषण होता है, जैसा कि आपको फिगर 1.4 में दिखाया गया है, विभिन्न रंगों की पत्तियां। आपने गीली दीवारों पर तालाब अथवा ठहरे हुए जलाशय में हरे अवपंकी यानी काई जैसे पादप देखे होंगे। ये सामान्यतः कुछ जीवों की वृद्धि के कारण बनते हैं, जिन्हें शैवाल कहते हैं। जो आप काई जैसा देखते हैं उसे क्या कहते हैं? वो जीव क्या है? शैवाल है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि इनका रंग हरा क्यों होता है? इनमें क्लोरोफिल होता है, जिसके कारण ये हरे दिखाई देते हैं। शैवाल भी प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। पौधे तो बनाते ही हैं, शैवाल जो कि काई जैसे होते हैं, हरे रंग के दिखाई देते हैं क्योंकि उनमें क्लोरोफिल होता है, वो भी अपना भोजन खुद से बनाते हैं। पादपों में कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त अन्य खाद्यों का संश्लेषण देखते हैं हम। अभी आपने पढ़ा कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा पादप पौधे अर्थात पौधे कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन से बनते हैं। कार्बोहाइड्रेट किससे बनते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन से। इनका उपयोग खाद्य के अन्य घटकों के संश्लेषण में होता है, मतलब अन्य घटकों के निर्माण में होता है। परंतु प्रोटीन नाइट्रोजनी पदार्थ है, जिनमें कार्बन, ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन के अतिरिक्त नाइट्रोजन भी होता है। पादपों को नाइट्रोजन कहाँ से प्राप्त होती है? याद कीजिए, वायु में नाइट्रोजन गैसीय अवस्था में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। हम जानते हैं ऑलमोस्ट 78% पाई जाती है, ऑक्सीजन 21% पाई जाती है वायु, परंतु पादप इसका अवशोषण इसी रूप में नहीं कर सकते हैं। मिट्टी में कुछ विशेष जीवाणु होते हैं जो गैसीय नाइट्रोजन को उपयोगी यौगिकों में परिवर्तित कर मृदा में निर्मुक्त करते हैं। यह विलेय पदार्थ पादपों द्वारा जल के साथ अवशोषित कर लिए जाते हैं। संभवतः आपने देखा है कि किसान अपने खेतों में उर्वरक तथा खाद डालते हैं ताकि उनकी उपज और बढ़े, जिनमें नाइट्रोजनी पदार्थों की प्रचुरता होती है। इस प्रकार अन्य संघटकों के साथ पादपों की नाइट्रोजन की आवश्यकता या मांग की आपूर्ति मतलब उन्हें प्राप्त हो जाती है। इसके पश्चात पादप खाद्य के अन्य संघटकों जैसे कि प्रोटीन एवं वसा का संश्लेषण करते हैं। नाइट्रोजन जब उन्हें प्राप्त हो जाता है तब वो इनका संश्लेषण मतलब निर्माण करते हैं। पादपों में पोषण की अन्य विधियों को देखते हैं। कुछ पादप अर्थात पौधे ऐसे भी हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। वे भोजन संश्लेषित नहीं कर सकते, वे भोजन नहीं बना सकते। वे कैसे जीवित रहते हैं तथा वे पोषक किस प्रकार प्राप्त करते हैं? मनुष्य एवं अन्य प्राणियों की तरह ये पादप भी अपने पोषण के लिए अन्य पादपों पर निर्मित खाद्य पर निर्भर होते हैं। वे विषमपोषी प्रणाली का उपयोग करते हैं, जैसे कि हम करते हैं। जैसा कि फिगर 1.5 को ध्यान से देखिए आप, यहाँ पे फिगर 1.5 आपको दिखाया गया है, ये फिगर है। यहाँ पे इन पादपों पर और भी झाड़ियों जैसे पादप आपको चढ़े हुए दिखाई देंगे, उसकी बात कह रहे हैं। क्या आपको एक वृक्ष के तने एवं शाखाओं से लिपटी रस्सी नुमा पीले रंग की संरचना दिखाई देती है? ये अमरबेल का पादप है, अमरबेल का पौधा है। इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है। ये अपना भोजन उस पादप से प्राप्त करते हैं जिस पर ये आरोपित होते हैं, मतलब जिस पर ये फैले होते हैं, जिस पर ये आरोहित होते हैं, वह पादप परपोषी कहलाता है क्योंकि वह अमरबेल को पोषण प्रदान कर रहा है। क्योंकि अमरबेल जैसे पादप परपोषी को अमूल्य पोषकों से वंचित करते हैं, अतः इन्हें परजीवी कहते हैं, मतलब दूसरे जीवों पर आश्रित है। क्या हम एवं अन्य जंतु भी एक प्रकार के परजीवी हैं? आपको इस पर विचार करना चाहिए, अपने अध्यापक से इस प्रश्न पर चर्चा करना चाहिए।
अब पहेली जानना चाहती है, हाँ बिल्कुल, हम एक तरीके से परजीवी ही हैं, क्योंकि हम दूसरों पर जीवित रहते हैं, लेकिन उन पर पूरी तरीके से फैले नहीं होते हैं। उनको उन पोषण से प्रदान, इसलिए उनको उनके पोषकों से अलग नहीं कर देते, इसलिए हम परजीवी नहीं हैं, हम विषम पोषी हैं। मतलब उनके द्वारा बनाए गए भोजन को तो अवशोषित करते हैं, भोजन को ही ग्रहण करते हैं, लेकिन उनको उनके पोषण से हम अलग नहीं करते। जैसे कि अमर बेल, उनके लिए जैसे कि पौधों के लिए जो पोषण बन रहा था, पोषक पदार्थ थे, वही वो ग्रहण कर ले रही थी। हम ऐसा नहीं करते हैं कि पौधों को जो पोषण मिलने वाला है उसको ना देकर उसे ग्रहण करते हैं, बल्कि पौधों को पोषण मिलता है और फिर उन पौधों द्वारा निर्मित खाद्य को हम ग्रहण करते हैं। इसलिए हम परपोषी ना होकर विषम पोषी हैं, परजीवी ना होकर विषम पोषी हैं। पहले जानना चाहती है कि क्या हमारा रक्त चूसने वाले मच्छर, खटमल, जू एवं जोंक जैसे जीव भी परजीवी हैं? हाँ, ये परजीवी हैं। क्या आपने ऐसे पादपों को देखा अथवा उनके विषय में सुना है जो जंतुओं का भक्षण करते हैं? बिल्कुल। कुछ ऐसे जिन्हें हम कीटभक्षी कहते हैं, कीटभक्षी पादप कहते हैं, ऐसे पादप भी हैं जो कीटों को पकड़ते हैं तथा उन्हें पचा जाते हैं। क्या यह विस्मयकारी नहीं है? मतलब आपको ये जानकर आश्चर्य नहीं हो रहा है? ऐसे पौधे हरे या अन्य किसी रंग के हो सकते हैं, जैसे कि आपको फिगर 1.6 में ये दिखाया गया है। यहाँ पे घटपड़ी का एक फिगर दिया गया है, यहाँ पे लगा है, उसी का बड़ा फिगर फिर दिया गया है, घट के रूप में है और ढक्कन के रूप में है। जैसे इसमें जीव जाएंगे वो बंद कर लेगा अपना मुंह। इसकी घड़े यानी घट के समान दिखाई देने वाली संरचना वास्तव में उसकी पत्ती का रूपांतरित भाग है। पत्ते का शीर्ष भाग घड़े का ढक्कन बनाता है। घड़े के अंदर अनेक रोम होते हैं जो नीचे की ओर ढल के रहते हैं, अर्थात अधोमुखी होते हैं। मतलब ऐसे होते हैं, ऐसे खड़े खड़े नहीं, ऐसे झुके हुए होते हैं। जब कोई कीट घड़े में प्रवेश करता है तो यह उसके रोमों के बीच फंस जाता है। घड़े में उपस्थित पाचक रस द्वारा कीटों का पाचन हो जाता है। कीटों का भक्षण करने वाले ऐसे पादप कीटभक्षी पादप कहलाते हैं। जो कीटों का भक्षण करते हैं, कीटों से अपना पोषण ग्रहण कर उनको खा जा रहे हैं, उनको कीटभक्षी पादप कहते हैं। उदाहरण के तौर पर वीनस फ्लाई ट्रैप तथा संडियो जो है कीटभक्षी पादप के 2 अन्य उदाहरण हैं। इनके बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए। अब बूझो भ्रमित है, यदि घटपड़ी हरा होता है और प्रकाश संश्लेषण संपादित करता है तो यह कीटों का भक्षण क्यों करता है? क्या यह संभव है कि इस प्रकार के पादपों को मृदा से वे सभी पोषक नहीं मिल पाते जिनकी उन्हें आवश्यकता है? बिल्कुल, तभी वो कीटों का भक्षण करते हैं। मृत जीवी के बारे में देखते हैं। आपने बाजार में छत्रक अर्थात मशरूम बिकते देखे होंगे, जैसा कि फिगर आपको 1.7 में दिखाया गया है। मशरूम का फिगर दिखाया गया है और ये पैकेट में दिखाया गया है किस प्रकार आप बाजार में इनको देखते हैं। वर्षा के दिनों में वृक्षों की सड़ी गली टूटी टहनियों अथवा तनों या छाल पर छाते के समान की जीवन यापन हेतु समान संरचनाओं के गुच्छे भी आपने देखे होंगे। आइए देखें कि जीवन यापन हेतु इन्हें किस प्रकार के पोषकों की आवश्यकता होती है और वे उन्हें कहाँ से प्राप्त करते हैं। अब बूझो जानना चाहता है कि ये जीव अपना भोजन किस प्रकार प्राप्त करते, जो कि हम नीचे देखेंगे। इनमें प्राणियों के समान मुख नहीं होता, ये हरे पादपों के समान भी नहीं होते, इनमें क्लोरोफिल अनुपस्थित होती है, अतः ये प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का संश्लेषण नहीं कर पा सकते। आगे देखते हैं ब्रेड। यहाँ एक्टिविटी 1.2 दी गई, इसको देख लेते हैं। ब्रेड यानी डबल रोटी का एक टुकड़ा लेकर इसे जल में भिगो ले। इसे किसी नम एवं उष्ण स्थान पर 2 से 3 दिन के लिए रख दीजिए अथवा उस समय तक रखा रहने दीजिए जब तक कि उस पर रोए जैसी संरचना न दिखाई देने लगे। जैसा कि आपको फिगर 1.8 में दिखाया गया है। ब्रेड पर देखिए ऐसी संरचना आपको दिखाई देने लगी है। ये धब्बे किस रंग के हैं? किसी आवर्धक लेंस अथवा सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इनका अवलोकन कीजिए। अपने प्रेक्षणों को नोटबुक में लिखिए। बहुत संभव है कि आपको रुई के धागों के समान संरचनाएं दिखाई देंगी। यह जीव जो ब्रेड पर आपको दिखाई दे रहा है कवक या फंजाई कहलाता है।
इनकी पोषण प्रणाली अथवा पोषण विधि भिन्न प्रकार की होती है। ये मृत एवं विघटनकारी यानी सड़ने वाली वस्तुओं जैव पदार्थों की सतह पर कुछ पाचक रसों का स्राव करते हैं तथा उसे साधारण व विलेय के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। तत्पश्चात वे इस विलयन का भोजन के रूप में उपयोग करते हैं। आगे देखते हैं इस प्रकार की पोषण प्रणाली को, जिसमें जीव किसी मृत एवं विघटित यानी सड़ी गली चीजों जैविक पदार्थों से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं, मृत जीवी पोषण कहलाती है, क्योंकि वो जिनसे पोषण प्राप्त कर रहे हैं वो मृत हो चुकी है, सड़ चुकी है, गल चुकी है, इसलिए इस प्रकार के पोषण विधि को क्या कहते हैं? मृत जीवी पोषण कहते हैं। मृत जीवी पोषण प्रणाली का उपयोग करने वाले जीव क्या कहलाते हैं? मृत जीवी कहलाते हैं। जैसे दूसरे जीवों पर आश्रित रहने वाले जीव परजीवी कहलाते हैं और हम विषम पोषित जीव कहलाते हैं, उसी प्रकार से मृत जीवों पर आश्रित होने वाले जीवों को क्या कहते हैं? मृत जीवी कहते हैं। कवक अर्थात फंजाई अचार, चमड़े, कपड़े एवं अन्य पदार्थों पर उगते हैं। ये उन स्थानों में भी उगते हैं जो नम एवं उष्ण हो। कवकों की वृद्धि के लिए वर्षा ऋतु सबसे अच्छी परिस्थितियां प्रदान करता है। इसी कारण वर्षा ऋतु के दौरान अनेक वस्तुएं कवकों की वृद्धि के कारण नष्ट अथवा अनुपयोगी हो जाती है। जैसे आपने देखा होगा वर्षा के समय अचार जो है अगर उसमें पानी चला जाए, नम हो जाए तो सफ़ेद सफ़ेद आपको कुछ दिखाई देने लगता है, तो यही कारण है कि वो खराब हो जाते हैं। अपने अभिभावकों से कवक द्वारा होने वाले नुकसान पर चर्चा की। जैसे अचार का नुकसान अभी हमने बताया आपको। पहेली को याद है कि उसके सुंदर जूते जिन्हें वह विशेष अवसरों पर पहनती थी वर्षा ऋतु में कवक के कारण खराब हो गए। वह जानना चाहती है कि वर्षा ऋतु में कवक अचानक कैसे प्रकट हो जाते हैं, क्योंकि नमी होती है और उष्णता मतलब गर्मी भी होती है उस टाइम, इसीलिए सामान्यतः कवकों के बीजाणु वायु में उपस्थित होते हैं। जब वे किसी ऐसे जैव पदार्थ अथवा उत्पाद पर बैठते हैं जो नम एवं उष्ण हो मतलब गर्म भी हो, तो वे अंकुरित होकर नए कवक को जन्म देते हैं। क्या अब आप बता सकते हैं कि हम अपनी वस्तुओं को कवक द्वारा खराब होने से किस प्रकार बचा सकते हैं? जैसे कि अचार में हम गर्म तेल डालते हैं और नमक डालते हैं, इस प्रकार से। बूझों को याद है कि दूध को हम क्या करते हैं? उबाल देते हैं। रोटियों को क्या करते हैं या फिर भोजन को क्या करते हैं? फ्रिज में रख देते हैं। पूजो को याद है कि उसके दादाजी ने बताया था कि एक बार उनकी गेहूं की फसल कवक द्वारा नष्ट हो गई थी। वह जानना चाहता है कि क्या कवक रोग कारक भी होते हैं? बिल्कुल, कवक से रोग भी होता है। आगे देखते हैं। पहेली ने बताया कि ईस्ट एवं छत्रक अर्थात मशरूम जैसे अनेक कवक उपयोगी भी हैं, परंतु कुछ कवक ईस्ट से क्या करते हैं? ईस्ट से अल्कोहल का निर्माण होता है। आपने देखा होगा कि ब्रेड जो बनता है उसमें भी ईस्ट का यूज़ होता है। उससे जो ईस्ट को डालने से CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, इसलिए उसके जो हम आटा गूंद के रखते हैं उसमें उभार आता है, खमीर उठता है, तो ईस्ट का यूज़ होता है। मशरूम हम खाने के लिए यूज करते हैं, परंतु कुछ कवक पादपों, जंतुओं एवं मनुष्य में रोग उत्पन्न करते हैं। कुछ कवकों का उपयोग औषधि के रूप में भी होता है। यहाँ आगे देखते हैं। कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं तथा अपना आवास एवं पोषक तत्व एक दूसरे के साथ बांटते हैं। इसे सहजीवी संबंध कहते हैं। मतलब जो एक दूसरे के साथ रहते हैं, एक दूसरे के लिए मतलब कार्यों को करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? सहजीवी संबंध। उदाहरणतः एग्जाम्पल के तौर पर कुछ कवक वृक्षों की जड़ों में रहते हैं। वृक्ष कवक को पोषण प्रदान करते हैं। कवक अपना भोजन खुद नहीं बनाता है, बदले में उन्हें जल एवं पोषकों के अवशोषण में सहायता मिलती है। वृक्ष के लिए इस संबंध का विशेष महत्व है। अब लाइकेन देखते हैं। लाइकेन कहे जाने वाले कुछ जीवों में दो भागीदार होते हैं। लाइकेन जो है अकेला जीव नहीं है, उसमें दो जीव होते हैं। इनमें से एक शैवाल होता है तथा दूसरा कवक होता है। शैवाल में क्लोरोफिल होता है। हमने ऊपर पहले ही देखा था कि जो आपको काई जैसा संरचना दिखाई देती है उनमें वो हरे रंग के दिखाई देते हैं, उनमें क्लोरोफिल होता है, तभी वो हरे दिखाई देते हैं और वो अपना भोजन भी बनाते हैं। जबकि कवक में क्लोरोफिल नहीं होता और वो अपना भोजन नहीं बनाता। कवक शैवाल को रहने का स्थान अर्थात आवास देता है।
जल एवं पोषक तत्व उपलब्ध कराता है तथा बदले में शैवाल प्रकाश संश्लेषण द्वारा संश्लेषित खाद्य कवक को देता है। मतलब कवक जो है उसे आवास देता है और शैवाल जो है कवक को भोजन देता है। मृदा में पोषकों की पुनः पूर्ति किस प्रकार होती है ये देखते हैं। अगर पौधे मृदा से खनिजों को अवशोषित कर लेते हैं तो वो फिर से मृदा में कैसे जाती है ये देखते हैं। क्या आपने किसानों को अपने खेतों में अथवा माली को बगीचे की लॉन एवं गमलों में खाद अथवा उर्वरक डालते देखा है? क्या आप जानते हैं कि वे इन्हें मृदा में क्यों मिलाते हैं? आप पढ़ चुके हैं कि पादप मृदा से खनिज पोषक तत्व अवशोषित करता है, अतः मृदा में इनकी मात्रा लगातार कम होती जाती है। उर्वरक एवं खाद में नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस जैसे पोषक होते हैं। पादपों द्वारा लगातार उपयोग किए जाने के कारण मृदा में उनकी मात्रा धीरे धीरे कम होती जाती है। इसलिए मृदा को इन पोषक तत्वों से समृद्ध करने के लिए भूमि में उर्वरक तथा खाद मिलाने की आवश्यकता होती है। यदि हमें पादप के पोषण की आवश्यकता के बारे में ज्ञान हो तो हम न केवल पादपों को उगा सकते हैं बल्कि उन्हें स्वस्थ भी रख सकते हैं। पादपों को प्रोटीन बनाने के लिए सामान्यतः नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। फसल कटाई के बाद मृदा में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। यद्यपि वायु में नाइट्रोजन गैस प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, परंतु पादप इनका उपयोग उस प्रकार करने में असमर्थ है, मतलब उसी रूप में नहीं कर पाते। जैसे वे कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग कर लेते हैं पर वो नाइट्रोजन का नहीं कर पाते। पौधे नाइट्रोजन को विलेय रूप में ही अवशोषित कर पाते हैं। कुछ जीवाणु जो राइजोबियम कहलाते हैं वायुमंडलीय नाइट्रोजन को विलय पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं, परंतु राइजोबियम अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। ये चना, मटर, मूंग, सेम तथा अन्य फलीदार पादपों की जड़ों में रहते हैं। राइजोबियम कहाँ रहते हैं? इन फलीदार पादपों के जड़ों में रहते हैं तथा उन्हें नाइट्रोजन की आपूर्ति करते हैं। अधिकतर दालें फलीदार पादपों से प्राप्त होती हैं। इसके बदले पादप राइजोबियम जीवाणु को आवास एवं खाद्य प्रदान करता है और जीवाणु नाइट्रोजन को विलेय रूप में परिवर्तित करता है, अतः उसमें सहजीवी संबंध होता है। मतलब फलीदार पादपों और उसके राइजोबियम के बीच में। यहाँ पे आपने देखा, जैसे कि ऊपर देखा, दालों की फसलों के लिए उन्हें मृदा आगे देते। इस संबंध का किसानों के लिए विशेष महत्व है। दालों की फसलों के लिए उन्हें मृदा में नाइट्रोजनी उर्वरक देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यही नहीं, दाल की फसल उगाने के बाद अगली फसल के लिए भी सामान्यतः उर्वरकों की आवश्यकता नहीं रहती है। इस अध्याय में आपने पढ़ा कि अधिकतर पादप स्वपोषी होते हैं। बहुत कम ही पादप अन्य पोषण प्रणाली अपनाते हैं, जैसे कि परजीवी, जैसे कि हमने अमरबेल को देखा था, तथा मृतजीवी। परजीवी एवं मृतजीवी दूसरे पादपों से पोषण प्राप्त करते हैं। सभी प्राणी अपने भोजन के लिए पादप तथा अन्य प्राणियों पर निर्भर रहते हैं, अतः उन्हें विषमपोषी के रूप में समूहीकृत किया गया है। क्या हम यह कह सकते हैं कि कीटभक्षी पौधे आंशिक विषमपोषी हैं? बिल्कुल, क्योंकि वो भी दूसरे पादपों पर आधारित हैं। अब हम देखते हैं कि चैप्टर में हमने क्या सीखा है। फर्स्ट पॉइंट है, सभी जीवों को खाद्य की आवश्यकता होती है, जिसका उपयोग वे अपनी वृद्धि एवं शरीर के रख रखाव के लिए तथा आवश्यक ऊर्जा प्राप्ति के लिए करते हैं। सेकेंड पॉइंट है, हरे पादप प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा अपना खाद्य स्वयं संश्लेषित करते हैं। थर्ड पॉइंट है, हरे पादप कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं खनिज जैसे सरल रासायनिक पदार्थों का उपयोग खाद्य संश्लेषण के लिए करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल एवं सूर्य का प्रकाश अनिवार्य रूप से आवश्यक है। कार्बोहाइड्रेट जैसे जटिल रासायनिक प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम में क्लोरोफिल की सहायता से पत्तियों द्वारा और सौर ऊर्जा का संचयन किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है,
प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन उत्पादित होती है, मतलब ऑक्सीजन निर्मुक्त होती है। इस ऑक्सीजन का उपयोग सभी जीवों द्वारा उनकी उत्तरजीविता के लिए किया जाता है। इसलिए कहा जाता है कि पौधों को जितनी संख्या में आप काटते जा रहे हैं उससे दुगनी संख्या में आप लगाते जाइए, क्योंकि अगर पौधे नहीं रहेंगे तो प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा और ऑक्सीजन निर्मुक्त नहीं होगा, और हम अपने सांस में ऑक्सीजन को कहाँ से यूज कर पाएंगे। आगे देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है, कवक अपना पोषण मृत एवं अपघटित जैव पदार्थों से प्राप्त करते हैं, वे मृतजीवी कहलाते हैं। अमरबेल जैसे पादप परजीवी हैं, वे परपोषी पादप से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, कुछ पादप एवं अन्य सभी जीव अपने पोषण हेतु दूसरे जीवों पर निर्भर होते हैं, अतः कहलाते हैं। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 1 पादपों में पोषण। वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।